Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 अब आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज चैप्टर 7, राइट। चैप्टर 7 एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, अलग अलग बुक्स में ये चैप्टर अलग अलग हो सकते हैं और कई बार आप सेकंड चैप्टर में ही देखेंगे जहाँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं पर आपको इसके बारे में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी पूरे तरीके से इस चैप्टर में ये बताया गया कि कंपनी को कैसे बनाया जाता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि किसी भी और फॉर्म की बजाय इस चैप्टर पे, इस बात पे पूरा चैप्टर बना दिया गया। जैसे कि आप लोगों को याद है कि हमने जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा, पार्टनरशिप हमने पढ़ा और फिर कंपनी पढ़ा। इन सभी में अगर बात करी जाए तो जो कंपनी है उसका जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है अगर कंपनी के फॉर्मेशन की बात करी जाए। तो उसके बारे में जो है डिटेल स्टडी आपको जरूर समझनी चाहिए, आपकी कवर इसके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कंपैरेटिवली काफी आसान होता है, लेकिन कंपनी का जो प्रोसेस है वो काफी डिफिकल्ट है और उसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने आपके सामने सबसे पहले लिखा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है उसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस में आप देख सकते हैं हमने स्टेजेस मेंशन करी हैं। तो स्टेजेस में हमने 4 स्टेजेस आपके सामने लिखी है। फर्स्ट स्टेजेस है प्रमोशन, राइट। सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन और थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड द फोर्थ स्टेज इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कई कई बुक्स में आपको 3 तक मिलेंगी, एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि कंपनी भी भाई 2 टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी और आपके पास हो गई पब्लिक कंपनी, राइट। प्राइवेट कंपनी इट्स लाइक अ पार्टनरशिप, है ना, जिसमें 5-7 लोग हैं, अमीर हैं, काफी रिच हैं, पैसा है उनके पास और उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये काफी हद तक पार्टनरशिप जैसा ही होता है अगर हम बात करें फीचर्स के परस्पेक्टिव से। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करी जाए उसमें क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम 4-5 फ्रेंड्स हैं, एक बहुत अच्छा आइडिया है बिजनेस का, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें काफी सारे पैसे की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अगर वो बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंट करना। बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर हम ये आइडिया इम्प्लीमेंट कर दें, अगर ये बिजनेस स्टार्ट कर दें तो काफी अच्छा पेमेंट जो रिटर्न है वो मिलेगा। लेकिन हम 5 फ्रेंड्स प्लस मिलाकर भी 20 लाख से ज्यादा का अमाउंट नहीं। अब आपको देखिए कितना अमाउंट चाहिए, काफी बड़ा अमाउंट चाहिए, 20 लाख और कहाँ 50 करोड़, आपको बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी चाहिए। तो आप पब्लिक को अप्रोच करते हो छोटी छोटी सेविंग्स कंपनी को देने की। तो छोटी छोटी सेविंग, जिसके पास 500 रुपए है, जिसके पास 1000 रुपए है, किसी के पास 10,000 रुपए है, वो अपनी सेविंग्स जो है वो आपके पास प्रोवाइड करेगा। और जब इस तरीके से जब इतने सारे लोगों का पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसी को बोला जाता है पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसमें किसी एक बंदे की ऑनरशिप नहीं है। पब्लिक जो है वो सारी की सारी जिसने हिस्सा खरीदा है, इसलिए आपने शब्द सुना होगा शेयर, जिसके बारे में हम एक चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। तो इसी को हिस्सेदारी कहा जाता है। तो अब मान लीजिए कि कंपनी को 50 करोड़ रुपए चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो अब कंपनी क्या करती है कि एक 100 रुपए का टिकट बना देती है, जिसको हम शेयर्स के नाम से बुलाते हैं। मैं जनरली इसको टिकट समझाती हूँ बच्चों को। तो 100 रुपए का एक शेयर बना दिया। अब जिसके पास जितना पैसा, मान लीजिए किसी के पास 1000 रुपए हैं, तो वो इसकी 10 टिकट खरीद लेगा। और ये 10 टिकट खरीदने का मतलब है उसने इस कंपनी को 1000 रुपए का लोन प्रोवाइड कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और ऐसा करते करते बहुत लोग अपनी शेयरिंग देते हैं, हिस्सेदारी देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सबकी हिस्सेदारी है, इसलिए ये जो कंपनी है इसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी, राइट। क्या बोला जाता है इसको? पब्लिक कंपनी। अब हमें ये समझना जरूरी है कि जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस तो है। प्राइवेट कंपनी में जो ऑनर्स हैं उनको बाहर पब्लिक से पैसा नहीं चाहिए। अगर उनको 50 करोड़ चाहिए तो वो 50 करोड़ उन 4-5 लोगों ने ही खुद इकट्ठा कर लेना है, वो पब्लिक के पास जाकर नहीं मांगते, राइट। इसीलिए अगर प्राइवेट कंपनी की बात करी जाए तो उसमें 2 ही स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ओके, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो बेसिक डिफरेंस क्या है अगर हम फॉर्मेशन के प्रोसेस की बात करें कि किस तरीके से जो कंपनी है उनके फॉर्म होने का प्रोसेस है। तो ये 4 स्टेजेस हैं कंपनी के प्रोसेस की, जिसमें सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है प्रमोशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फोर्थ है कमेंसमेंट।
तो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर 4 स्टेजेस को ही डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक अगर आपको प्रमोशन की बात करते हैं तो आज हम आपके साथ स्टेज 1 पूरी डिस्कस करेंगे, फिर स्टेज 2 का वीडियो आएगा, स्टेज 3, स्टेज 4, आपको पूरा प्रोसेस क्लियर करा जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम प्रोसेस की 4 स्टेजेस पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर और 2 सर्टिफिकेट्स पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। अब डिफरेंस लेते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होगा। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक की अगर बात करी जाए तो जो प्राइवेट कंपनी है वो स्टेज 1 और 2 को कंप्लीट कर ही अपनी कमेंसमेंट कर सकती है, उसको स्टेज 3 की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जो फंडिंग है वो पब्लिक से नहीं ली जाती, खुद जो ओनर्स हैं वही बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको स्टेज 3 की जरूरत नहीं होती। और क्योंकि स्टेज 3 में पब्लिक से पैसा लिया जाता है और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस से अप्रूवल लेकर ही वो लोग सर्टिफिकेट लेकर स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस, तो पब्लिक कंपनी में जो 3rd स्टेज और 4th स्टेज है। तो प्राइवेट कंपनी की अगर बात करी जाए तो 2 स्टेज के बाद ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। पब्लिक कंपनी की बात करी जाए तो उनको ये चारों की चारों स्टेजेस जो है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करी जाए तो एक ही सर्टिफिकेट काफी है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो उसको ये वाला सर्टिफिकेट भी चाहिए प्लस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लिए बिना वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ये उसका दूसरा सर्टिफिकेट होता है। तो जैसे ही उसे ये दूसरा सर्टिफिकेट मिल जाता है पब्लिक कंपनी को, तो पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो अगर हम बात करें क्या होते हैं स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फटाफट से रिवाइज करिए मेरे साथ। फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन, सेकंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन, थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ स्टेज इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है जो भी आपको बिजनेस का आइडिया आया, जिस भी तरीके का आपको आइडिया आया, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को प्रमोशन बोला जाता है। तो जो लोग भी इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं उन लोगों को प्रमोटर बोला जाता है। फिर सेकंड स्टेज आती है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जब भी कोई बच्चे का बर्थ होता है ना, बच्चे का बर्थ हुआ, अब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद ही तो वो लीगल पर्सन बनता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बेसिकली जैसे बच्चे का बर्थ हुआ, ठीक है ना, अब जब तक उसको लीगल नहीं माना जाता जब तक आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, है ना, हमेशा आपको बर्थ सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है कि यस कि इस पर्सन का बर्थ हो गया। सिमिलरली डेथ को भी तभी माना जाता है जब डेथ सर्टिफिकेट हो। इसी तरीके से कंपनी के साथ होता है, जब भी कंपनी का बर्थ होगा उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसी बर्थ सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। तो जो भी प्रमोशन है, प्रमोशन का मतलब है आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए सोर्सेज अरेंज करना, पैसा अरेंज करना, सप्लायर्स देखना और भी जो जरूरी चीजें वो करना, वो प्रमोशन है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू ले लीजिए पहले, उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में क्या है? जो कंपनी के प्रमोटर्स होंगे, जो भी ये इनिशियल आइडिया इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे, मेनली हम पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज हम चारों स्टेजेस की बात कर रहे हैं ना। प्राइवेट कंपनी में जो वो 4-5 लोग होंगे वही प्रमोटर्स होंगे क्योंकि वही आइडिया को इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसमें जो स्टार्टिंग के 8-10 लोग हैं जिन्होंने आइडिया को स्टार्ट किया, उन लोगों को यहाँ पे प्रमोटर बोला जाएगा। तो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को प्रमोशन बोलते हैं। और उसके बाद आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे जो बर्थ है, एक तरीके से बच्चे का बर्थ होता है, कंसीव करना, बिल्कुल उस तरीके से प्रमोशन बोला जाता है। एनसीईआरटी में देखेंगे यही लैंग्वेज इस्तेमाल है। और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का मतलब है सर्टिफिकेट लेना, बर्थ सर्टिफिकेट लेना। तो रजिस्ट्रार है, जैसे कि आप घर की जो रजिस्ट्री होती है, जब घर को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो रजिस्ट्री कराई जाती है लीगल लैंग्वेज में। बिल्कुल उसी तरीके से जो प्रमोटर्स होंगे वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। ये ऑफिस है जहां पर आपकी कंपनी की रजिस्ट्री होगी, लीगल टर्म्स में जिसको रजिस्टर बोलते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। उस ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाया जाता है कि भाई हम अपनी कंपनी का नाम सोच चुके हैं, हम अपनी कंपनी के लिए इनिशियल काम कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी को आप प्लीज बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए ताकि हम स्टेज 3 पर जाकर लोगों से पैसा ले सकें। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सब बड़े अजीब वर्ड लग रहे हैं आपको, बस आप इनको सिर्फ सुन लीजिए, धीरे धीरे इनके बारे में डिटेल स्टडी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, राइट। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जरूरी है कंपनी फॉर्म करने के लिए, पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए या प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो लिस्ट होती है आपके पास, वो सारे आप रजिस्टर्ड ऑफिस में लेकर जाते हैं। अपनी कंपनी का नाम आपने सोच लिया होता है, उसका अप्रूवल लेकर जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है।
अगर उसे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, ठीक ठाक है, तो वो आपको पहला सर्टिफिकेट इशू करते हैं, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दैट इज नथिंग बट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, ऑफ एनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लीगल टर्म में उस डेट पर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया और उस दिन उसका बर्थ हो गया, राइट। उसके बाद आती है स्टेज 3, जिसमें पब्लिक कंपनी आएगी, प्राइवेट कंपनी इसके बाद अपना कमेंसमेंट शुरू कर देगी। तो जो पब्लिक कंपनी है वो लोगों से पैसा लेती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। लोगों से पैसा लेती है, लोगों से पैसा लेने के बाद फिर वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाती है और कहती है कि देखो मुझे जो मिनिमम पैसा चाहिए था वो मुझे पब्लिक से मिल गया है, प्लीज गिव मी परमिशन टू स्टार्ट माई बिजनेस। तो जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, पैसे अरेंजमेंट हो गए, 50 करोड़ रुपए अरेंज हो गए, क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने के लिए 50 करोड़ चाहिए थे पब्लिक कंपनी में, और हमारे पास तो सिर्फ 10 लाख थे, जिससे हमने इनिशियल प्रोसेस फॉलो किया, है ना। तो पैसा लेकर, पैसे की डिटेल लेकर, साथ के साथ और भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार में आपको सबमिट कराने, ऑफिस में जाने के बाद फिर जो ऑफिस है वहां पर सारी चीजें वेरीफाई होती हैं ऑफिसर के द्वारा, और वेरीफाई करने के बाद वो आपको फाइनली एक और सर्टिफिकेट इशू करता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, और उसके बाद पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, राइट। तो हमने ये सारी चीजें पढ़नी है। एक तो हम ये सारी स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहली स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज प्रमोशन। चलिए, अब हमारे पास सबसे पहली स्टेज हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, ये स्टेज फर्स्ट स्टेज है किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन में, दैट इज प्रमोशन ऑफ कंपनी, दैट इज अ फर्स्ट स्टेज। तो व्हाट इज प्रमोशन, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एंड हु आर द प्रमोटर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रमोशन का प्रोसेस क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनका स्टेटस क्या होता है। तो वही हम आज पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रमोशन के बारे में पूरा। तो व्हाट इज प्रमोशन, देखिए, इट मीन्स डिस्कवरिंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप टू फॉर्म अ कंपनी। तो क्या होता है प्रमोशन, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करी जाए तो कोई भी ऐसा आइडिया ढूंढना जो ऑलरेडी किसी ने ना अपना रखा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम आज ओला या उबर की बात करें, तो ये जो ओला उबर है, इनका जो कंसेप्ट था, क्या पहले ऐसा कोई कंसेप्ट था, लोगों के पास अपनी गाड़ियां हुआ करती थी, उस पर जाया करते थे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट था। लेकिन जिस भी पर्सन ने ये सोचा कि इस तरीके का कंसेप्ट लेकर आया जाए, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि ना खुद के व्हीकल पे, पर्सनल व्हीकल पे जाया जाए, लेकिन खुद का व्हीकल ना हो, यानी इन्वेस्ट ना करना पड़े, और अगर कभी जरूरत पड़े तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी ले सके। तो ओला उबर जैसी जो अपॉर्चुनिटी थी, ये उसके ऑनर ने एनालाइज करी कि अभी तक इस अपॉर्चुनिटी को किसी ने टैप नहीं करा, यानी इसका फायदा किसी ने नहीं उठाया। तो ये लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेजर बन गए इसके। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फूड डिलीवरी जो भी एप्स हैं, चाहे वो स्विगी की बात करी जाए, चाहे वो जोमेटो की बात करी जाए, ये सारी जो बिजनेस आइडियाज थी, इनको अभी तक टैप नहीं करा गया था। टैप मतलब इनके बारे में सोचा ही नहीं करता कि इस तरीके का कोई बिजनेस है। तो जो भी इसके ऑनर थे, वो एक तरीके से एक आइडिया को उन्होंने सोचा कि अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जिस चीज को ऑलरेडी पकड़ा नहीं गया है ना। तो अपॉर्चुनिटी को इन्होंने पकड़ा। इस तरीके से यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, जिन्होंने स्टार्टिंग में यूट्यूब वीडियोस बनाई, चाहे वो फूड से रिलेटेड थी, किसी से रिलेटेड, आज उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी चीज है। दैट मीन्स व्हाट, कि आपने प्रमोशन किस प्रोसेस को बोलना है, वो प्रोसेस जिसमें किसी भी नए आइडिया को सोचा जाता है और उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सारे नेसेसरी स्टेप्स उठाए जाते हैं, उसी को प्रमोशन बोला जाता है। तो इट मीन्स अपॉर्चुनिटी को पकड़ना, अपॉर्चुनिटी पकड़ना या आइडिया पकड़ना, इट मीन्स डिस्कवरिंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी जरूरी स्टेप्स हैं। देखिए, ओला, उबर, स्विगी, इन्होंने क्या किया, जो भी एक आइडिया था, वो आइडिया पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है ना, वो पकड़ा इन्होंने किस तरीके से, कोई भी बिजनेस नहीं है, किस तरीके से फूड डिलीवरी घर पे पहुंचाई जाए, लोगों को कन्वीनियंस हो। तो इस तरीके से उन्होंने एक आइडिया पकड़ा, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने नेसेसरी स्टेप्स लिए अलग अलग जगह पर, राइट। ओयो रूम्स की अगर बात करी जाए, तो दीज आर नथिंग बट इजी टू एक्सप्लेन कि प्रमोशन क्या है। तो प्रमोशन है एक आइडिया को, एक अपॉर्चुनिटी को पिक करना और उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के जरूरी स्टेप्स लेना। अब जो भी ये स्टेप्स लेता है, जो भी पर्सन वो स्टेप्स लेती हैं, या ग्रुप ऑफ पर्सन वो स्टेप्स लेती हैं, उन्हीं को क्या बुलाया जाता है, प्रमोटर्स बुलाया जाता है। तो एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु डिस्कवर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करी, वो इनिशियल लोग है ना, एंड प्रोसीड टू फॉर्म अ कंपनी इज नोन एज प्रमोटर। तो ओला उबर का कंसेप्ट जिसने भी लिया होगा, बाद में जो भी लोग ऑनर ऐड हुए वो अलग बात है, लेकिन वो लोग क्या कहलाएंगे, प्रमोटर कहलाएंगे। वो एक इंसान भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, तो उन सभी को बोला जाता है प्रमोटर।
प्रमोशन क्या है? एक आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन या रियलिटी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को प्रमोशन बोलते हैं। और जो भी लोग उस अपॉर्चुनिटी को, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के नेसेसरी स्टेप्स उठाते हैं, उन लोगों को प्रमोटर्स बोला जाता है, राइट? क्या करते हैं ये प्रमोटर्स? कंपनी के लिए जो जरूरी चीजें, जैसे कि स्टाफ चाहिए, पर्सनल चाहिए काम करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, पैसा, इन सब चीजों को एक साथ लाने का काम, टुगेदर दे ऑल्सो ब्रिंग टुगेदर मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजरियल एबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टुगेदर, ये इनका काम है। तो ये वो सब फंक्शंस करते हैं जिससे कंपनी रियल में बन सके, यानी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ सके, वो सारे फंक्शंस ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं प्रमोटर। चलिए, अब हमारे पास है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रमोशन। तो दोनों तरीके का आंसर आपका सेम रहेगा, क्योंकि जो प्रमोटर के फंक्शंस हैं वही प्रमोशन के स्टेप्स भी हैं, कि एक प्रमोटर वही स्टेप फॉलो कर रहा है जो उसकी कंपनी को रियल में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं आइडिया आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले प्रमोटर ने क्या करा था? आइडिया सोचा था ना कि ये बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी ने सोचा कि हम इस तरह की कोई ऐप खोल लेते हैं, इसमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में आप सोच सकते हो, कोई सर्विस स्टार्ट करने के बारे में, कोई वेबसाइट लॉन्च करने के बारे में सोच सकते हो, कोई भी नया आइडिया है ना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट या तो बहुत कम करता है, उसके कॉम्पिटिटर बहुत कम है, या फिर उसको अभी तक यूज ही नहीं करा गया। तो कोई भी आइडिया आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम ये, कि क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करा जाए जो अभी तक नई मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी पॉलिथीन बैग्स जो है वो बैन हो गए हैं। तो अब अगर मान लो किसी भी बिजनेस प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना हम जो है इस तरीके के बैग्स बनाएं जो कि डिस्पोजल हो, और साथ ही साथ उसपे जो प्लास्टिक है या पॉलिस्टर है उसकी जो क्वांटिटी हो वो ना के बराबर हो। तो इस तरीके के आइडिया को आपने आइडेंटिफाई करा। तो आइडिया आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि आप किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, क्या कोई प्रोडक्ट बनाओगे, किस तरीके का, अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें कोई अगर बदलाव करने जा रहे हो, तो सबसे पहला आपका स्टेप होता है आइडिया को आइडेंटिफाई करना। आपने चलो आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, या फिर मैंने अभी आपको कहा जैसे कि मैं कोई भी पेपर बैग्स बनाने के बारे में सोच रही हूँ, और वो भी जो पेपर्स ऑलरेडी एक एग्जाम्पल के तौर पर कचरे से निकलता है, उससे मैंने सोचा है कि मैं बैग्स बनाऊंगी, उसको दोबारा से रीप्रोसेस कर कर, रीस्ट्रक्चर करके, साफ सुथरा करके जो भी है उससे बैग्स बनाए जाएंगे, और ताकि जो है डिस्पोजल है, जो कूड़ा है, उसका भी कमी करी जा सके, और साथ ही साथ जो है पेपर बैग्स जो है ज्यादा लोगों तक कम रेंज के अंदर पहुंचाए जा सके, बिकॉज ये कॉस्टली प्रोसेस नहीं रहेगा। अब आइडिया सिर्फ सोच लेने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है ना। सिर्फ आइडिया सोच लेना कि भाई हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ये नहीं पॉसिबल है। तो क्या रियल में हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? उसके लिए आपको कुछ एस्पेक्ट्स पर नजर डालने की जरूरत है, और उन एस्पेक्ट्स को ही यहाँ पर बोला गया सेकंड स्टेप में फिजिबल स्टडी। फिजिबल स्टडी मतलब आपके दायरे में पड़ता भी है, मतलब क्या आपके पास उतना फाइनेंशियली आपके पास स्ट्रांग आप हो, पैसा है आपके पास, टेक्निकली आप स्ट्रांग हो, क्या ये वाक्य में फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो सारा एस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी होता है उसको रियल में इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो यहाँ पर जो प्रमोटर है वो एक आइडिया के एस्पेक्ट्स को एनालाइज कर रहा है, जिसमें सबसे पहला एस्पेक्ट होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, जिसमें वो ये चेक करता है कि जो मैं प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या इजीली उसका रॉ मटेरियल मुझे मिल जाएगा। अगर इंडिया में नहीं मिल रहा फॉर एग्जाम्पल, तो बाहर से क्या इंपोर्ट करना उतना आसान है? पता चले कि ऐसी कंट्री से आप इंपोर्ट करते हो जहां से इंडिया के साथ कभी भी कोई दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, तो इंपोर्ट कभी भी रुक सकता है। तो ऐसे में आपको टेक्निकली ही ये प्रोडक्ट फिजिबल नहीं लगेगा, तो आप आगे के स्टेप में जाएंगे ही। तो आपको ये सारे एस्पेक्ट देखने हैं। क्या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन मशीनों की जरूरत है, क्या मशीनें आपके देश में अवेलेबल है? चलिए, अगर मशीनें बाहर से मंगा ली, अगर वो खराब हो गई, तो क्या उनको ठीक करने के लिए टेक्नीशियंस आपके पास है? नहीं, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर से अगर आप टेक्नीशियन बुलाएंगे उसको ठीक करने के लिए, तो कितना कॉस्टली प्रोसेस पड़ जाएगा, और वो आप कस्टमर पे शिफ्ट करें, कस्टमर आपका लूज हो जाएगा। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी इज द फर्स्ट एस्पेक्ट जो आपको स्टडी करने की जरूरत है अपने आइडिया को लेकर। उसके रॉ मटेरियल, उसकी टेक्नोलॉजी क्या आपके पास अवेलेबल है, क्या आपको इजीली ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, लेबर आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो भी आपको स्किलफुल लेबर चाहिए उसको बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी जो जिस तरीके के आपको लोग चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, क्या वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। मान लीजिए कि हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गई, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, टेक्नीशियंस मिल जाएंगे, स्किल लेबर मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, आइडेंटिफाई करेंगे कितना आउटले होगा, कितना पैसा खर्च होगा हमारा, और क्या वो फंड हमें अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा डिफरेंट सोर्सेज से। जैसे कि पब्लिक कंपनी है तो क्या पब्लिक से पैसा मिल पाएगा, अगर प्राइवेट कंपनी है तो खुद कुछ लगाएगी, कुछ बैंकों से लोन लेगी, जहां से भी वो लोन लेना चाहते हैं। फंड की अरेंजमेंट क्या प्रॉपर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि फंड ज्यादा
इस्तेमाल हो रहा है इस प्रोजेक्ट में और ये फंड आप अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो भी आप इसी स्टेप पे ही रुक जाएंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पर तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि फंड की अवेलेबिलिटी भी आपको हो जाएगी, आपने सारे एस्पेक्ट्स अच्छे तरीके से स्टडी कर लिए फाइनेंशियल वे में भी। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, टेक्नोलॉजी में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, मशीन्स भी मिल जाएंगी, टेक्नीशियंस भी मिल जाएंगे और फंड की भी कोई दिक्कत नहीं है, फंड भी आराम से रेडी हो जाएगा। बट क्या उस फंड को लगाने के बाद आपको लगता है कि प्रोजेक्ट इतना प्रॉफिटेबल होगा कि लोगों के पैसे आप वापस कर पाएंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आप दे पाएंगे? खासतौर पर पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में भी ऑनर यही चाहेगा कि मैं जितना लगा रहा हूँ उसका रिटर्न मुझे मिले। तो क्या वो प्रोजेक्ट वाकई में प्रॉफिटेबल है, इकोनॉमिकल है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। जब आप ये तीनों एस्पेक्ट्स एनालाइज कर लेते हैं, ये स्टडीज एनालाइज कर लेते हैं, तब आप कुछ हद तक कंफर्म हो जाते हैं कि यस हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, राइट। फिर अगला स्टेप होता है नेम अप्रूवल। अब प्रमोटर्स जो होते हैं उनका तीसरा काम होता है, तीसरा फंक्शन होता है, या प्रमोशन का तीसरा स्टेप है कंपनी का एक नाम सोचना, उस नाम के अप्रूवल को लेना, रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका डॉक्यूमेंट जाता है और आपको वहां से अप्रूवल मिलता है। कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि वो नाम ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से उसमें पुरानी कंपनी से कोई भी रिजेंबलनेस है, कोई भी मिलता जुलता नाम होगा तो उसे अप्रूव्ड नहीं करा जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस द्वारा। तो नाम बहुत ही सोचा समझा होना चाहिए, नाम की स्टेइंग पावर होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप बात करें सनसिल्क की बात करें तो कितना पुराना शैम्पू है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, पेप्सी की अगर बात करें कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काफी लंबे समय तक वही नाम लेके चले। तो आपका नाम ऐसा होना चाहिए, स्टेइंग पावर हो, किसी और के नाम से मिलता जुलता ना हो, तभी आपको उसका अप्रूवल मिलेगा। और चलिए मान लेते हैं कि कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफिस से नेम अप्रूवल भी मिल गया। अब चौथा स्टेप क्या होगा, फिक्सिंग अप द सिग्नेचर। अब क्या होता है कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों के लिए मैंडेटरी है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और कंपनी को जरूर बनाना है। तो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं और इसको साइन कौन करेगा, है ना, इसके सिग्नेटरीज कौन होंगे वो फिक्स करना, कौन इसको साइन करेंगे। प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि इसके सिग्नेटरीज कौन होंगे, हो सकता है प्रमोटर ही इसको साइन करे, हो सकता है कोई और साइन करे। तो जो भी लोग इनको साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, वही जनरली फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी के बन जाते हैं। क्योंकि अभी कंपनी ने अपॉइंट नहीं करे बाकी डायरेक्टर, तो यही लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर, स्टार्टिंग डायरेक्टर यही मान लिए जाते हैं कि कंपनी को यही ऑपरेट करेंगे इवन फर्स्ट ईयर तो डेफिनेटली, राइट। उसके बाद जब ये साइन हो जाता है, सिग्नेटरीज फिक्स तैयार हो जाते हैं, फिर प्रोफेशनल अपॉइंट करे जाते हैं कि बैंक कौन से होंगे, कंपनी के बैंकर बोलते हैं इनको, ठीक है, और ऑडिटर्स कौन होंगे, सीए कौन होंगे, जो भी प्रोफेशनल कंपनी के नेचर के हिसाब से कंपनी को चाहिए, उन प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है। उनको अपॉइंट करने के बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं, जैसे कि एमओएम ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो क्या चीज है, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करी जाए तो इसमें कंपनी की 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी, डिटेल में पढ़ेंगे। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, है ना, कंपनी किन रूल्स एंड रेगुलेशन पे गवर्न होगी। इसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट होता है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। जो भी प्रपोज डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स बनेंगे, उनकी सिग्नेचर होती है, साइन होती है। एक कंसेंट और उनसे ली जाती है कि उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर खरीदने पड़े। ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है 1 मार्कर में कि क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होती है। तो किसी भी पर्सन को कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए जरूरी है कि उसको कुछ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं और उन्हीं शेयर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर बुलाते हैं। अब ये डायरेक्टर्स के लिए मैंडेटरी होता है कि भाई आप भी अपनी हिस्सेदारी करो, आपको सैलरी मिलेगी वो एक अलग बात है, लेकिन आपको जो एओए होता है उसमें पहले से बता दिया जाता है कि आपको इतने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे डायरेक्टर बनने के लिए। ऐसा इसलिए करा जाता है कि इनको भी पता रहे कि जो लोगों का पैसा लगा है, पब्लिक का पैसा लगा है, इस तरीके से इनका भी पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। तो अगर ये गलत करते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह नहीं लगाते, तो लोगों का पैसा खराब होगा, इनका भी पैसा खराब होगा। तो इसीलिए इनके लिए मैंडेटरी होता है कि कुछ नंबर ऑफ शेयर्स इनको बाय करने ही पड़ेंगे कंपनी में, क्योंकि इन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया है ना भाई। तो कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। इसके अलावा कंपनी के बनने से पहले यानी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस पर अगर किसी भी तरीके के कोई एग्रीमेंट्स वगैरह हुए किसी भी सप्लायर के साथ, किसी भी पार्टी के साथ, तो उन एग्रीमेंट्स की डिटेल भी आपको जरूर बतानी है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होती है जिसमें साइन होते हैं कि जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी प्रमोटर्स ने कंप्लीट कर दिए हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट एकदम करेक्ट हैं, सब जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपॉइंट कर लिए गए हैं। तो प्रॉपर तरीके की एक डिक्लेरेशन जो है
जिसमें जो सिग्नेटरीज होंगे वो यही मेंशन करेंगे कि जितनी भी जरूरत की चीजें थी, जो जरूरी स्टेप्स थे कंपनी को फॉर्म करने के लिए, जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रॉपर तरीके से कंप्लाई किए गए हैं, किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ नहीं करी गई है, तो सारी डिक्लेरेशन में और उसके बाद साइन भी करा जाता है। जो भी प्रपोज्ड लोग होंगे, सिग्नेटरीज जो होंगे वो साइन करेंगे कि हम वेरीफाई करते हैं कि सारी चीजों को जो है लीगल तरीके से पूरा प्रोसेस निभा दिया गया है। तो ये है आपके पास फंक्शंस ऑफ प्रमोटर और स्टेप्स इन प्रमोशन। आइडिया आइडेंटिफाई करना, फिजिबल स्टडी करना, नेम अप्रूवल लेना, सिग्नेटरीज जो है साइन देखना कौन साइन करेंगे, प्रोफेशनल्स अपॉइंट करना और फिर डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रिपेयर करना। और अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रमोशन स्टेज को लेकर, प्रमोटर्स की पोजीशंस कैसे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, प्रमोटर की पोजीशन डिस्कस करो, या फिर ऐसे आता है प्रमोटर इज नाइदर द एजेंट नॉर द ट्रस्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। तो समझते हैं ऐसा क्यों है, नाइदर द एजेंट, ये एजेंट क्यों है। देखिए एजेंट होने के लिए प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी एक होता है ऑनर और उस ऑनर के द्वारा अपना एक पर्सन रखा जाता है जो उसके बिहाफ पर सारी एक्टिविटी करता है। जो हमने पार्टनरशिप के फीचर में पढ़ा है कि पार्टनर्स ऑनर भी होते हैं यानी प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, अपने ही एजेंट होते हैं, दूसरों के बिहाफ पर एजेंट के तौर पर काम करते हैं। अब यहाँ पर ये एजेंट क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अभी कंपनी बनी ही नहीं, कंपनी इज येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि कंपनी इसका प्रिंसिपल है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो कंपनी इसका प्रिंसिपल है और जो प्रमोटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एजेंट कहलाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कंपनी तो अभी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, इसलिए तो इनको प्रमोटर्स बोल रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इनकॉर्पोरेशन तक ही किया जाता है, राइट। उसके बाद तो कंपनी के जो भी संभालने वाले लोग होंगे वो कंपनी के डायरेक्टर्स कहलाएंगे। तो सबसे पहला कारण है इनको एजेंट इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि अभी कंपनी बनी ही नहीं। कंपनी बनती तो वो इनको अपॉइंट करते तो कंपनी मेन होती यानी प्रिंसिपल होती और ये एजेंट होते, तो कंपनी इज गेट टू बी इनकॉर्पोरेटेड, राइट। पहला रीजन। दूसरा, ये ट्रस्टी क्यों नहीं होती। जैसे देखिए मंदिर है, ठीक है, या गुरुद्वारा है, तो ऐसा बोला जाता है ट्रस्टी कौन होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी को टेक केयर करता है। तो उसके लिए ट्रस्ट का ऑनर होता है, जिसे माना जाता है जो गॉड है वो उस मंदिर के गुरुद्वारा के जो है वो ऑनर है। और जो भी पुजारी हो गए, पाठी हो गए, वो उसके ट्रस्टी हैं जो गॉड की प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। समझ में आया ट्रस्टी का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है ना। ट्रस्ट होनी चाहिए। तो ऑनर अलग होता है और ट्रस्टी अलग है। अब यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर तो जो भी प्रॉपर्टी अभी ये प्रमोटर संभाल रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उसका नाम ही नहीं आया अभी तक, वो कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई। तो सेम रीजन है दोनों का, बिकॉज प्रॉपर्टी विच दे आर इन्वेस्टिंग टू रन आर नॉट ओन्ड बाय कंपनी। अभी ऑनर ही तैयार नहीं हुआ। जब ऑनर तैयार नहीं होगा तो ऑनर आपको प्रॉपर्टी संभालने के लिए ट्रस्ट कैसे बनाएगा, और ट्रस्ट नहीं होगा तो आप ट्रस्टी कैसे हो गए। तो जो प्रमोटर्स होते हैं ना तो वो एजेंट है, क्योंकि कंपनी अभी बनी नहीं। कंपनी होती तो कंपनी मेन होती और आपको अपना काम संभालने के लिए देती, तो आप उसके एजेंट होते। आप ट्रस्टी नहीं हो क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे भी रजिस्टर्ड नहीं हुई, कंपनी ऑनर होती और आपको संभालने के लिए देती, तो आप ट्रस्टी कहलाते। तो ये कंपनी के साथ किस तरीके का पोजीशन शेयर करते हैं, इसको बोलते हैं फिड्यूशियरी पोजीशन शेयर करते हैं। यानी ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं टिल देन, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती, उन सभी के लिए ये पर्सनली लायबल होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।